भारत में चुनाव, इलेक्शन इन इंडिया, आज इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। भारत में चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था जो चुनाव का संचालन करती है, निर्वाचन आयोग, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी, जिसमें निर्वाचन आयोग की संरचना, निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित संसद के द्वारा बनाई गई विधियों पर हमने चर्चा की थी। आज हम भारत में चुनाव से संबंधित, चुनाव में सुधार से संबंधित कुछ समितियां बनी हुई हैं, उन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे तथा उन समितियों की सिफारिशों पर भारत में चुनाव में, निर्वाचन में क्या क्या सुधार किए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत में चुनाव, इस बिंदु के अंतर्गत हम लोकसभा के निर्वाचनों को देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन को देखेंगे, कितने निर्वाचन हो चुके हैं, लोकसभा के कितने निर्वाचन हो चुके हैं, है ना। इन बिंदुओं के बारे में भी इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारत में निर्वाचन सुधार हेतु बनाई गई समितियों की। तो पहली जो समिति बनी है भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित, जो महत्वपूर्ण समिति है, वो है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति का निर्माण या गठन जयप्रकाश नारायण की पहल पर सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था के द्वारा किया गया था। जब आपातकाल का समय था और इंदिरा गांधी और राज नारायण का जो चुनावी विवाद था वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, उस पर सुनवाई चल रही थी और उसमें इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनाव में सरकारी अधिकारियों की सहायता ली है, अधिकारियों को चुनाव कार्यों में सहायक बनाया है। और इस आधार पर इंदिरा गांधी की लोकसभा के चुनाव को चुनौती दी गई थी। उनके सामने जो उम्मीदवार थे वो थे राज नारायण। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग करके लोकसभा का चुनाव जीता है, इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध भी करार दे दिया गया था। उसके बाद में आपातकाल की सारी घटनाएं हुई थी। तो उसी समय जयप्रकाश नारायण की पहल पर सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था ने 1974 में वीएम तारकुंडे समिति का गठन किया गया था। समिति का पूरा नाम क्या है? वीएम तारकुंडे समिति। और कौन सी संस्था के द्वारा गठन किया गया था इसका? सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था के द्वारा जयप्रकाश नारायण की पहल पर इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने अपनी सिफारिशें 1975 में दे दी थी। और इस समिति के द्वारा जो प्रमुख सिफारिशें दी गई थी उसमें कौन कौन सी सिफारिशें हैं? इस समिति के द्वारा कहा गया कि भाई एक तो मतदान को अनिवार्य बनाया जाए। पहली सिफारिश तो क्या थी? अनिवार्य मतदान की बात की थी इन्होंने। दूसरी सिफारिश इन्होंने क्या की थी? इन्होंने कहा कि भारत में जो निर्वाचन होते हैं उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाए। अनिवार्य मतदान की बात की थी। दूसरी सिफारिश इनके द्वारा क्या दी गई थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया जाए। तीसरी बात इन्होंने जो महत्वपूर्ण कही थी वो कहा कि रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। रिकॉल की व्यवस्था की बात इन्होंने की थी। यानी रिकॉल का अर्थ है चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में जीत गया है और फिर वहां की जनता अगर चाहती है कि उस उम्मीदवार को वापस बुलाएं तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉल बोलते हैं। कई बार जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है। जितनी अपेक्षाएं जनता उससे रखती हैं वो पूरा नहीं कर पाता है, या वो अपनी प्रतिनिधि के रूप में भूमिका को सही नहीं निभाता है। तो जनता के पास ये विकल्प होने चाहिए कि उसको वापस बुला लिया जाए। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉल बोलते हैं। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदाताओं के द्वारा प्रतिनिधि को वापस बुलाना क्या कहलाता है? रिकॉल। तो इन्होंने कहा कि रिकॉल की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही प्रतिनिधि को सीट छोड़ने के लिए कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉल। तो इस समिति के द्वारा ये 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी, जिसमें अनिवार्य मतदान की बात की गई थी, रिकॉल की बात की गई थी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। दूसरी जो समिति बनी थी वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने बनाया था। उस समय कानून मंत्री थे दिनेश गोस्वामी। तो दिनेश गोस्वामी समिति का निर्माण राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा 1990 में किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, और वीपी सिंह गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। गठबंधन का नाम क्या था, राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 के भारत के लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, तो जनता दल की अगुवाई में कम्युनिस्टों ने, बीजेपी ने और जनता दल ने मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया था, जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय मोर्चा बोलते हैं, नेशनल फ्रंट बोलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। तो उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में 1990 में एक समिति का गठन किया था। और इस समिति के द्वारा क्या क्या सिफारिशें दी गई थी, इस समिति ने कहा कि वे चुनाव में एक तो ईवीएम का प्रयोग होना चाहिए। चुनाव में किसका प्रयोग होना चाहिए, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा कहा कि मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देना चाहिए, मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र, मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी देना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र क्या होता है, फोटो युक्त मतदाताओं का पहचान पत्र होता है, जिसको दिखाकर कोई मतदाता वोट दे सकता है। तो इनकी 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए, क्योंकि भारत में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता था। तो इस समिति ने कहा कि भाई चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। और दूसरी सिफारिश की थी मतदाता पहचान पत्र देने की। तो इस समिति ने 2 महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। उसके बाद में इंद्रजीत गुप्त समिति बनी थी। जो तारकुंडे समिति थी, ये सरकार के द्वारा गठित नहीं की गई थी, ये सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी संस्था ने इसका गठन किया था। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन सरकार ने किया था। इंद्रजीत गुप्त जो समिति थी वो संसदीय समिति थी। इंद्रजीत गुप्त समिति किस प्रकार की समिति थी, संसदीय समिति, संसद के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। ये संसदीय समिति थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 2000 में प्रस्तुत की थी। इस समिति के द्वारा ये कहा गया कि चुनाव में जो खर्चा होता है वो स्टेट के द्वारा दिया जाना चाहिए, चुनावी खर्चा राज्य के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। और चुनावी खर्चा अगर राज्य के द्वारा वहन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंडिंग बोलते हैं। तो इस समिति की जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो क्या थी, स्टेट फंडिंग की थी। यानी चुनाव में जो भी खर्चा होता है वो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंडिंग। सरकार के द्वारा चुनावी खर्च दिया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि चुनावी खर्च के लिए एक सार्वजनिक कोष की स्थापना की जाए, है ना, चुनावी खर्च के लिए एक सार्वजनिक कोष की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी, क्योंकि आप जानते हो वर्तमान में चुनाव में बहुत खर्चा होता है और चुनाव में खर्च बढ़ जाने के कारण कई जो साधारण लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाते हैं। और खर्चा ज्यादा होने के कारण चुनाव में सभी को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। जो व्यक्ति संपत्तिशाली होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वही व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, वही व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। बाकी जिनके पास संपत्ति कम होती है वो चुनाव लड़ने का सोच ही नहीं सकते। तो सभी को अवसर की समानता देने के लिए इस समिति ने कहा कि स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, चुनावी खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। वर्तमान में चुनाव खर्चा कौन देता है, या तो पार्टी देती है या कोई व्यक्ति खुद अपना खर्चा चलाता है। तो इसकी बजाय इंद्रजीत समिति ने कहा कि स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, चुनावी खर्च सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए और उसके लिए एक सार्वजनिक कोष की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद में आती है तनख्वाह समिति। इस समिति ने चुनावी कानूनों में सुधार करने की सिफारिश दी थी।
तनख्वाह समिति की स्थापना किस लिए की गई थी? ताकि चुनाव से संबंधित जो कानून बने हुए हैं उनमें सुधार की सिफारिश के लिए इस समिति का गठन किया गया था। चुनावी कानूनों में चुनाव के लिए जो कानून बने हुए हैं उनमें सुधार पर सिफारिश देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति का गठन 2010 में किया था। इसके बाद में आती है रामनाथ कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनकी अध्यक्षता में 2023 में एक समिति का गठन किया गया था और समिति का उद्देश्य क्या था? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, कि हमारे देश में सारे जो चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभाओं के हो, उनको एक साथ कैसे करवाया जाए। क्योंकि अलग अलग समय चुनाव होते रहते हैं तो आचार संहिता लगी रहती है, जिससे सरकारें अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाती हैं। क्योंकि देश के किसी न किसी भाग में हर समय चुनाव चलते रहते हैं, चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो जाए, लोकसभा के चुनाव हो जाए, विधानसभाओं के चुनाव हो, विधानसभाओं के उपचुनाव, इस प्रकार के पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए और पूरे देश में एक साथ विधानसभाओं के सभी राज्यों की और एक साथ लोकसभा के चुनाव करवाने के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2023 में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इनको ये काम सौंपा गया कि आप वो सारे सिफारिशें बताइए जिनसे हम पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा सकते हैं। तो इसके लिए संविधान में क्या क्या परिवर्तन करना होगा और चुनाव संबंधी नियमों में क्या परिवर्तन करना होगा, विधियों में क्या परिवर्तन करना होगा, संविधान में कौन कौन से भागों में परिवर्तन करना होगा, इन सारी बातों पर सिफारिश देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के द्वारा मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। मार्च 2024 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस समिति ने कहा कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना पड़ेगा और कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाकर एक बार एक साथ चुनाव चालू कर देंगे। तो फिर अगले जो चुनाव होंगे उसमें सभी विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। और इस समिति के द्वारा संविधान में भी कुछ संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। तो इस प्रकार भारत में चुनाव सुधार के लिए 5 महत्वपूर्ण समितियां हैं। और अब हम देखेंगे इन समितियों की सिफारिश पर क्या सरकारों ने कार्रवाई की है या ऐसी ही समिति बनाई गई है। तो इन समितियों की सिफारिश पर भी, चुनाव आयोग के निर्देश पर भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी और सरकार ने खुद भी पहल करके भारत में कई चुनाव सुधार किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चुनाव सुधार भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो पहला है ईवीएम से संबंधित। आप जानते हो भारत में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और बाद में धीरे धीरे ईवीएम का प्रयोग भी हम करने लगे। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें एक मशीन होती है, उसमें हम अपना वोट दर्ज करवाते हैं। मशीन बीप की आवाज बोलती है, अपना वोट दर्ज हो जाता है। उसमें बैलेट पेपर की आवश्यकता नहीं रहती, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारे वोट स्टोर रहते हैं। जब मतगणना करते हैं तो एक बटन दबाने से उस मशीन में किन किन उम्मीदवारों को कितने वोट मिले वो सारी जानकारी हमें एक बटन के साथ मिल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से जो मतगणना की प्रक्रिया है वो बहुत इजी हो गई है। एक बटन से सारे एक बूथ पर जितने भी मत पड़ते हैं, जिन जिन उम्मीदवारों को मत मिलते हैं, उन सारों की जानकारी हमें 5 मिनट के अंदर मिल जाती है। और वही काम अगर हम बैलेट पेपर से करते हैं तो उसमें कई घंटे मतगणना के अंतर्गत लगते हैं। तो ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहले कब किया गया था? तो भारत में 1982 में सबसे पहले केरल के पारुवार विधानसभा चुनाव में किया गया था। पारुवार विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। सबसे पहले भारत में ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल की पारुवार विधानसभा के चुनाव में किया गया था। उसके बाद में 1998 में कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किया गया था। दिल्ली और मध्य प्रदेश
इन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में भी प्रायोगिक आधार पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और ऐसा पहला राज्य गोवा है जिसके संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में 1999 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 1999 में गोवा विधानसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। यानी गोवा की सभी विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया गया था। तो पहला चुनाव 1999 का था जिसमें पूरा चुनाव ही ईवीएम से करवाया गया था, वो गोवा विधानसभा का चुनाव था। और उसके बाद में जो आम चुनाव है लोकसभा के, 2004 का जो आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, इसमें भी ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था। यानी आम चुनाव में कब किया गया था? 2004 में। आम चुनाव किसका? लोकसभा का। तो लोकसभा का जो आम चुनाव उसमें पहली बार कब किया गया था? 2004 में। और विधानसभा के संपूर्ण चुनाव में कब किया गया था? 1999 में। कुछ राज्यों की विधानसभाओं की कुछ जगह पर कब किया गया इसका प्रयोग? 1998 में। और 1982 में पहली बार भारत में ईवीएम का प्रयोग किया था। तो ये तो ईवीएम से संबंधित बात हो गई। उसके बाद में आता है नोटा। नोटा का प्रयोग भारत में कब किया गया? नोटा होता क्या है? और नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर जो है उनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं का मतलब है जितने भी उम्मीदवार हैं, जैसे मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10 उम्मीदवार हैं, तो आप 10 में से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, तो आप अपना वोट कहाँ दोगे? फिर नोटा नामक बटन पर दे दोगे। यानी आप अपना वोट तो देना चाहते हो, आप अपना वोट तो देना चाहते हो, लेकिन जो 10 कैंडिडेट हैं, 10 उम्मीदवार हैं, उनमें किसी को नहीं देना चाहते, तो आप फिर अपना वोट कहाँ दे सकते हो? नोटा के बटन पर दे सकते हो। यानी आप अपना वोट दर्ज करवाना चाहते हो लेकिन उम्मीदवार में से किसी को नहीं देना चाहते, तो इसके लिए एक नया बटन जोड़ा गया है ईवीएम में, जिसको क्या बोलते हैं? नोटा का बटन बोलते हैं। या बैलेट पत्र से होता है तो उसमें भी नीचे एक नोटा या नन ऑफ द अबव का उसमें खाना आता है, उसमें आप अपना वोट दे सकते हो। तो आपका वोट किसी उम्मीदवार को नहीं जाएगा, ऊपर वाले में से किसी को नहीं जाएगा, वो नोटा को ही जाएगा। और नोटा का जो प्रावधान है वो भारत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट में पीयूसीएल बनाम भारत संघवाद 2013 में निर्णय दिया था, अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देना चाहता है लेकिन वो अपना मत फिर भी दर्ज करवाना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रावधान जोड़ दिया जाए, जिसको क्या बोलते हैं? नोटा बोलते हैं। तो नोटा का जो प्रावधान है वो पीयूसीएल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में जोड़ा गया था। पीयूसीएल आपको पता ही है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, भारत में मानव अधिकारों के लिए काम करने वाला एक एनजीओ है। भारत में नोटा का सबसे पहले प्रयोग कौन से चुनाव में किया गया था? कौन से चुनाव में नोटा का प्रावधान बैलेट पेपर या ईवीएम में जोड़ा गया था? तो 2013 में सबसे पहले भारत में नोटा ईवीएम में जोड़ा गया था। 2013 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले नोटा का प्रावधान किया गया था। और लोकसभा के 2014 के आम चुनाव में नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हो। 2014 का जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ था उसमें सब पहले प्रयोग किया गया था, और विधानसभाओं के चुनाव में 2013 में नोटा का प्रयोग किया गया था। और नोटा का जो प्रावधान है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से वाद में आदेश दिया था? पीयूसीएल बनाम भारत संघवाद में।
ठीक है, ये नोटा से संबंधित बात हो गई। फिर ईवीएम से जुड़ा हुआ एक बिंदु और है जिसको क्या बोलते हैं, वीवीपैट बोलते हैं। वीवीपैट का क्या अर्थ होता है, देखो वीवीपैट का अर्थ है वोटर वेरीफाइड ऑडिट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये वीवीपैट का पूरा नाम होता है। किसका पूरा नाम होता है, वीवीपैट का। इसका मतलब क्या है, ईवीएम में एक मशीन जोड़ी जाती है। जब भी मतदाता अपना मत मशीन में दर्ज करवाता है ईवीएम में, तो एक मशीन होती है जिसको वीवीपैट बोलते हैं। इस मशीन में 7 सेकंड तक मतदाता ने किसको वोट दिया है वो इसमें दिख जाता है, लेकिन वो दिखता सिर्फ 7 सेकंड में है, और वो कौन देख सकता है, मतदाता ही देख सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। वीवीपैट जो वोटिंग कंपार्टमेंट होता है जहां पे ईवीएम रखी हुई होती है, उसके साथ में ये मशीन रखी हुई होती है। उस मशीन में एक डिस्प्ले लगा होता है। जो ही मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट देता है तो इस मशीन में वो चुनाव चिन्ह दिख जाता है जिसको मतदाता ने अपना वोट दिया है। तो इसको बोलते हैं वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। और इसका प्रयोग सबसे पहले भारत में 2023 के नागालैंड विधानसभा के चुनाव में किया गया था। सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया था, नागालैंड के एक विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। उसके बाद में 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये वीवीपैट संबंधित थे। वीवीपैट को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि कई लोगों ने ईवीएम के विरुद्ध आवाज उठाई थी कि हम वोट तो दूसरे उम्मीदवार को देते हैं और जाता दूसरे उम्मीदवार को है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे व्यक्ति जिस उम्मीदवार को वोट देता है उसका वो सत्यापित भी कर सके। तो इसके लिए वीवीपैट नामक मशीन जोड़ी गई थी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले प्रयोग में की गई थी। 2013 के नागालैंड विधानसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। तो ये तो ईवीएम से संबंधित कुछ चुनाव में सुधार किए गए थे, वो हैं। अब देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ जो सुधार किए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी, पता ही होगा आपको कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग अधिकारी होता है वो एक बार लोकसभा का महासचिव होता है और दूसरी बार राज्यसभा का महासचिव होता है। यानी राष्ट्रपति के एक चुनाव में तो रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा का महासचिव होगा, फिर जो अगला चुनाव होगा राज्यसभा का महासचिव हो जाएगा, फिर लोकसभा का महासचिव हो जाएगा, फिर राज्यसभा का महासचिव हो जाएगा। इस प्रकार अल्टरनेट तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे, तो आपको पता ही होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव भी और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा दोनों के चुनाव होते हैं। लेकिन हमारा तो सवाल ये था कि इनके चुनाव में क्या सुधार किया गया है, किसके बारे में सुधार किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं उनकी संख्या के बारे में परिवर्तन किया गया है। 1997 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवारी के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब प्रस्तावक तो क्या होते हैं, जो किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को प्रस्तावित करते हैं, और अनुमोदक क्या होते हैं, वो अनुमोदन कर देते हैं कि भाई ठीक है ये उम्मीदवार हैं। तो 1997 से पहले इनकी संख्या 10 थी,
प्रस्तावकों की संख्या भी 10 थी, अनुमोदकों की संख्या भी 10 थी। 1997 में इनकी संख्या कितनी कर दी? बढ़ाकर 50 कर दी, ताकि कोई गैर गंभीर उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सके। भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का वैसे तो सबको अधिकार है, भारत गणतंत्र है और गणतंत्र होने के कारण एक एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार है, तभी तो भारत को हम गणतंत्र बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वोट नहीं है या सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए भी वो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधा खड़ा होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव में सीधा ही खड़ा होता है तो उसका नाम तो पूरे देश में होता ही है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको कम करने के लिए इनके चुनाव में अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या को 1997 में बढ़ाकर 50 कर दी। यानी 50 सांसद या 50 विधायक हो सकते हैं और अनुमोदक के रूप में भी 50 विधायक या 50 सांसद होते हैं। वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार का जो नामांकन पत्र होता है उस पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी उसकी उम्मीदवारी स्वीकार की जाती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। तो ये प्रावधान इनके चुनाव के संबंध में किया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पहले 5 थे और अब बढ़ाकर कितने कर दिए? 20 अनुमोदक कर दिए और 20 प्रस्तावक कर दिए। पहले 5 प्रस्तावक थे, 5 अनुमोदक थे, अब कितने कर दिए? 20 कर दिए। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो परिवर्तन किए गए हैं वो है 1997 में ये परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, फिर आता है लोकसभा के चुनाव के संबंध में। तो लोकसभा के चुनाव के संबंध में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं? तो एक तो है कि लोकसभा का चुनाव कोई व्यक्ति 2 से अधिक सीटों पर नहीं लड़ सकता। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी जगह से लड़ सकता है? भाई 2 सीटों से लड़ सकता है अधिकतम। जैसे अभी राहुल गांधी ने लड़ा था, एक तो रायबरेली से लड़ा था। राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ा? रायबरेली से और वायनाड से लड़ा था। दोनों जगह से वो निर्वाचित हो गए थे। इससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था, है ना। 2 जगह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो कोई व्यक्ति 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, 3 जगह से नहीं लड़ सकता। अधिकतम 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। और लोकसभा के चुनाव में और क्या परिवर्तन किया गया? एक तो 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है और 2009 के बाद में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। 2009 के बाद में चुनाव की प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया है। एग्जिट पोल पर कब? चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, जब चुनाव संचालित किया जाता है उसके दौरान एग्जिट पोल नहीं दे सकते। एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है? जब मतदाता अपना मतदान करके बाहर आता है बूथ से, तो उस समय उससे पूछते हैं कि भाई आपने किसको वोट दिया है। बहुत सारे लोगों से ऐसे पूछा जाता है, फिर उसके रिजल्ट टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताए जाते हैं। यानी जब मतदाता मतदान करके बाहर आता है तो उसका जो ओपिनियन होता है कि अपना वोट किसको दिया है, उसके आधार पर बहुत सारे लोगों को पूछकर टीवी के माध्यम से बताया जाता है कि किस पार्टी की सीटें कितनी आ रही हैं, किसकी नहीं आ रही हैं। उसको क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल बोलते हैं। और एक होता है ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल का मतलब क्या होता है? मतदान होने से पहले किसी मतदाता को पूछ लें, भाई आप बताओ आपकी राय में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, उसको तो बोलते हैं ओपिनियन पोल। और मतदान होने के बाद में जो पोल होता है उसको क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। तो 2009 में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब तक चुनाव चलता है, चुनाव समाप्त होने के बाद में एग्जिट पोल आ सकता है। लोकसभा चुनाव में एक परिवर्तन और किया गया है, जो है चुनाव खर्च से संबंधित। चुनाव खर्च से संबंधित परिवर्तन भी किया गया है कि अधिकतम चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं। भाई अधिकतम खर्च पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? ताकि चुनाव में सभी को अवसर की समानता मिले। नहीं तो चुनाव में अगर असीमित खर्चा की अनुमति दे देंगे तो फिर तो जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके पास संपत्ति बहुत होती है, वही चुनाव जीतेंगे। कोई साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। तो अवसर की समानता स्थापित करने के लिए, निष्पक्षता करने के लिए चुनाव खर्च की सीमा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो लोकसभा में चुनाव की जो अधिकतम खर्च सीमा है वो कितनी है? लोकसभा में इसको 95 लाख रुपए
किए गए हैं, 95 लाख रुपए। एक उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है, लेकिन उसको खर्च का हिसाब बाद में निर्वाचन आयोग को देना होगा। अगर कोई व्यक्ति खर्च का हिसाब निर्वाचन आयोग को नहीं देता है तय समय अवधि में, तो उसके निर्वाचन को चुनाव आयोग रद्द भी कर सकता है। तो लोकसभा के चुनाव में जो खर्च की सीमा है अधिकतम, वो कितनी है? 95 लाख रुपए है। इसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में भी है। विधानसभा के चुनाव में कितनी है खर्च सीमा? 40 लाख रुपए। और कई जो छोटे राज्य हैं उसमें ये खर्च की सीमा कम भी है, क्योंकि छोटे राज्यों में कम खर्च होता है, जनसंख्या कम होती है। बड़े राज्यों के लिए कितनी है? 40 लाख रुपए। लोकसभा के लिए कितनी है? 95 लाख रुपए। ये 2022 में सीमा को बढ़ाया गया था, पहले तो कम ही थी। पहले विधानसभा के चुनाव में कम था, लोकसभा के चुनाव में खर्च की सीमा कम थी। 2022 में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी? 95 लाख और 40 लाख। और आप जानते हो लोकसभा का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है भारत में? तो बहुमत पद्धति से होता है। कौन सी पद्धति से होता है? बहुमत पद्धति से। बहुमत पद्धति का क्या अर्थ होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वही उम्मीदवार जीत जाता है। हमारे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में, विधानसभाओं के चुनाव में ये बहुमत प्रणाली के द्वारा निर्वाचन होते हैं। जिन लोगों को ज्यादा मत प्राप्त होते हैं वो जीत जाता है। मतदाताओं का बहुमत नहीं होता यहाँ पे डाले गए मतों का बहुमत होता है। मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख मतदाता हैं, एक उम्मीदवार को 40,000 वोट मिलते हैं, एक उम्मीदवार को 30 मिलते हैं, एक को 20 मिलते हैं, तो 40,000 वोट जिसको मिलते हैं वो जीत जाता है। तो इसका मतलब है जितने डाले गए मत हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बहुमत पद्धति बोलते हैं। तो बहुमत पद्धति में मतदाताओं का बहुमत नहीं होता है, डाले गए मतों का बहुमत। जितने मत डाले गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसको मत प्राप्त होते हैं वो जीत जाता है। तो ये इसकी चुनाव की प्रणाली है। उसके बाद में आती है राज्यसभा की बात। तो राज्यसभा के अंतर्गत क्या परिवर्तन किया गया है? राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है, पहले तो इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव होते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि एक तो चुनाव जीतने के लिए मतों का निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, यानी निश्चित मात्रा में आप मत प्राप्त करोगे तो ही आप विजयी हो जाओगे, अन्यथा आप विजयी नहीं हो सकते। जब किसी भी उम्मीदवार को मतों का निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर उसमें वोटों का ट्रांसफर करवाया जाता है, संक्रमण करवाया जाता है। तो एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पहला मतलब तो क्या हो गया? वोटों का निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। और दूसरा क्या हो गया? जितने आपको मत मिलेंगे उसके अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो जाएगा। भाई जो बहुमत प्रणाली होती है लोकसभा वाली, इसमें तो एक ही उम्मीदवार जीतता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती है इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं, यानी जीतने वाले उम्मीदवार एक से ज्यादा होते हैं। तो जिस उम्मीदवार को या जिस पार्टी को जिस अनुपात में वोट मिलते हैं उस अनुपात में उसको सीटें मिल जाती हैं। जैसे राजस्थान में अगर राज्यसभा के लिए 4 सीटों के लिए चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 115 विधायक हैं, कांग्रेस के पास लगभग 70 विधायक हैं। तो 115 विधायक होने के कारण उनके पास मत ज्यादा है, कांग्रेस के पास मत कम है। तो ज्यादा सीटें किसको प्राप्त होंगी? बीजेपी को होंगी, क्योंकि उसके पास मत भी ज्यादा हैं। तो लगभग 3 सीटें बीजेपी को प्राप्त हो जाएंगी और 1 सीट कांग्रेस को प्राप्त हो जाती है। तो जितने आपके पास मत होते हैं उसके अनुपात में आपको सीटें मिल जाती हैं। आपके पास ज्यादा मत है तो ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, कम है तो कम मिल जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मत तो है लेकिन सीट नहीं मिले। तो मतों के अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होता है, मतों के अनुपात में सीटें भी प्राप्त होती हैं। तो इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। जीतने के लिए कोटा प्राप्त करना होगा नंबर 1, दूसरा मतों के अनुपात में आपको सीटें भी मिलेंगी नंबर 2। और अगर आपको कोटा प्राप्त नहीं होता है किसी भी उम्मीदवार को, तो फिर क्या करवाते हैं, वोटों का ट्रांसफर किया जाता है, वोटों का संक्रमण किया जाता है। तो ये तो इसकी चुनाव की पद्धति है। हमें देखना था कि इसमें सुधार क्या किया गया है। तो 2003 में राज्यसभा के चुनाव में 2 सुधार किए गए हैं। पहला सुधार तो ये किया गया है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम किसी भी राज्य में मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। उसके बाद में आप पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हो। यानी पहले ये शर्त थी कि आप जिस राज्य के निवासी हो, जहां आपका मतदाता सूची में नाम है, उसी राज्य में आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन 2003 में निवास संबंधी शर्त हटा दी गई। आपको याद होगा मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह पंजाब के रहने वाले थे, चुनाव लड़ते थे असम से। जब 2 बार वो प्रधानमंत्री थे भारत के, तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। और कहां से थे, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। और रहने वाले कहां के थे, पंजाब के थे। तो पहला परिवर्तन 2003 में क्या किया गया कि राज्यसभा के लिए निवास संबंधी शर्त हटा दी। अब आप भारत में किसी भी राज्य के निवासी हो तो आप किसी दूसरे राज्य से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हो। जैसे सोनिया गांधी का आपने नाम सुना होगा, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। अब निवासी वो दिल्ली की हैं, लेकिन राजस्थान से वो राज्यसभा की सदस्य बनी हुई हैं। ठीक है। और दूसरी जो शर्त थी, दूसरा जो परिवर्तन किया गया, राज्यसभा का चुनाव में जो मतदान होता है वो खुला मतदान होता है। 2003 से पहले गुप्त मतदान होता था, वर्तमान में कैसा होता है, खुला मतदान होता है। खुले मतदान का मतलब क्या होता है, जो भी मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट देगा, तो मतदान देने वाला जो मतदाता होता है वो अपनी पार्टी के एजेंट को अपना वोट दिखाएगा कि मैंने किसको वोट दिया है। उसको क्या बोलते हैं, खुला मतदान बोलते हैं। गुप्त मतदान में तो किसी को नहीं दिखाया जाता है। तो राज्यसभा के चुनाव में खुले मतदान का परिवर्तन किया गया है और निवास संबंधी शर्त को भी हटाया गया है 2003 में। ये राज्यसभा के चुनाव में परिवर्तन किया गया, सुधार किया गया है। विधानसभा का आपको बता दिया 40 लाख की अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। उसके बाद में आता है मतदान के बारे में। तो आप जानते हो वर्तमान में मतदाता की आयु क्या है, 18 वर्ष है। कोई व्यक्ति मतदान कब कर सकता है, जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाए। तो ये परिवर्तन कब किया गया था, 18 वर्ष वाला ये परिवर्तन किया गया था 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। 1988 का जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। और ये कब की थी, 1989 में। भाई ये जो 61वां संविधान संशोधन था ये लागू कब हुआ था, 1989 में हुआ। तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी।